नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो मैं एक ऐसे विषय पर बना रहा हूं जो विषय आपको बहुत आता है। मुझे लगता है सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि सामान्य शब्दों में आपको मैं उसकी जानकारी दे सकूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है दश रूपक का सामान्य परिचय। देखिए, आप सबने दश रूपक पढ़ा भी है, आप उसकी जानकारी भी रखते हैं, लेकिन वास्तव में दश रूपक है क्या, उसको बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, उसके अंदर क्या है, ये सब मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको दश रूपक का पता होगा कि ये लिखा किसने है। तो धनंजय जी ने इसे लिखा है, और धनंजय के जो भाई थे धनिक, इन्होंने इस पर अवलोक टीका लिखी है। और धनंजय दश रूपक के अंदर सीधे तरीके से पहले यह कहते हैं कि ये जो मेरा ग्रंथ दश रूपक है यह कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र है उसका यह एक लघु रूप है। यानी जो नाट्य शास्त्र 36 अध्यायों में और लगभग 6000 के आसपास श्लोकों में निबद्ध है, उसे धनंजय जी ने अपने प्रयास से लगभग 4 प्रकाशों में निबद्ध करने का प्रयास किया है। इसलिए वो इसे अपनी एक स्वतंत्र कृति न कहकर नाट्य शास्त्र का एक लघु रूप ही कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जैसे हम देखते हैं कई बार कोई नाटक, जैसे मैं आपके सामने एक नाटक की चर्चा करता हूं जिसका नाम है उत्तर रामचरितम, या फिर मैं आप सबके सामने उसका वर्णन करूं, अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन करूं। ऐसे बहुत सारे नाटक आपने पढ़े होंगे। उन सब के अंदर आपने देखा होगा कि नाटक का एक कोई ना कोई विशेष नायक तो होता ही है। अब आपने पढ़ा है कि नायक की 4 श्रेणियां होती हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। वो आपको पता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद वृत्तियां भी आपने पढ़ी होंगी, भारती, सात्वती, कैशिकी, आरभटी, इनके नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। और आप जब संवाद पढ़ते हो तो संवादों के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, चूलिका, अंकस्य, अंकवतार, अंकमुखम, है ना, ये भी आपका आता है। उसके बाद ये भी देखा होगा आपने आत्मगतम, स्वगतम, है ना। ये सब चीजें नाटक में क्यों आती हैं? क्योंकि ये नाटक का अंग होती हैं। कुछ संवाद आपने देखे होंगे, जैसे आपने कभी रामलीला देखी होगी, कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो सामने से बोल दिए जाते हैं, कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से संवादात्मक जो शैली चलती है, कौन कैसे संवाद बोलेगा, किसकी कैसी भाषा होगी, नायक कैसी भाषा का प्रयोग करेगा, जो नायिका है उसकी भाषा कैसी होगी, स्त्री पात्र कौन सी भाषा बोलेंगे, ये सब ना इस दश रूपक में बताया गया है। उसके बाद यहां तक कि नायक की हंसी कैसी होगी। आपको पता है, नाट्य शास्त्र आपने पढ़ा होगा, नाट्य शास्त्र में जो हमारा हास्य रस है उसके 6 भेद बताए गए हैं। उसमें पहले जो 2 भेद होते हैं वो उत्तम पुरुष के हैं, अगले 2 मध्यम के हैं, अगले 2 अधम पुरुष के हैं। तो स्मित और हसित हमारे उत्तम पुरुष के होते हैं। तो इस प्रकार से हरेक की हंसी कैसी होगी, मैं सीधा आपको आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। नाटक में आपने देखा होगा, रामायण में आपने ध्यान से देखा होगा कि राम की हंसी और रावण की हंसी में कितना फर्क है। यहां तक कि लक्ष्मण की हंसी में और राम की हंसी में भी बहुत फर्क है। ये हंसी क्या है, यानी पात्रों के अनुसार किस प्रकार हंसी का चयन किया जाएगा, यह भी नाटक का विषय है। पात्र आपस में संवाद कैसे करेंगे, यह भी नाटक का विषय है। जो उनकी शैली होगी, वो जो कपड़े पहनेंगे, वो कपड़े पहनने का जो तरीका होगा वो भी सबका अलग अलग मिलता है। दोस्तों, ध्यान से आपने देखा होगा कि जो रावण की वेशभूषा है वो कभी राम से मिलती नहीं है, और ना ही राम की वेशभूषा कभी रावण से मिलती है। यानी कि कभी आप ऐसा कर सकते हो क्या कि राम को रावण की वेशभूषा पहना दें और रावण को राम की वेशभूषा पहना दें? ऐसा भी नहीं होता है। यानी सब अपनी अपनी जो कैटेगरी है, जैसा उनका रोल है, उसके अनुसार वो कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के अनुसार उनकी शैली होती है और उन्हीं के अनुसार वो हंसते तक हैं। तो ये सब किस में मिलेगा आपको? दश रूपकम में आपको ये चीजें प्राप्त होने वाली हैं। और उसके बाद जो हमारी संधियां होती हैं 5 आपने पढ़ी होंगी, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। बहुत सारे इसमें पजल हो जाते हैं
कि ये मुख संधि क्या है, प्रतिमुख क्या है, गर्भ क्या है, विमर्श क्या है, निर्वहन संधि क्या होती है। 5 कार्यावस्थाएं जो हमारी होती हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। हमारी 5 अर्थ प्रकृति भी हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, इन सब के बारे में हमारे इसमें दशरूपकम में दे रखा है। उसके बाद जब आप आगे चलते हो तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया, चूलिका, अंकस्य, अंक, अवतारंका, मुखम, विष्कंभक, प्रवेशक, इन सब के बारे में आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे, रसों के बारे में पढ़ोगे, वृत्तियों के बारे में पढ़ोगे। लेकिन सीधी सी बात तो ये निकल कर आती है कि आपने नाटकों के बीच में सब लिखा हुआ देखा है। भाई जब तक वो लिखा पढ़ा है, वो नाटक लिखे पढ़े हैं, क्योंकि नाटक केवल नाटक तो नहीं है, नाटक के आपने भाग भी पढ़े होंगे। नाटक एक प्रकरण भी है, नाटक भी है, भाण भी है, व्यायोग भी है, समवकार भी है, डिम भी है, ईहा मृग भी है, अंक है, वीथी है, प्रहसन है। इस प्रकार 10 रूपक हमारे होते हैं। किसमें कितने अंक होंगे, किसमें कथा कैसी चलेगी, किसमें नायक कैसा होगा, ये सब 10 रूपक में है। जो कथा वस्तु है वो इतिहास प्रसिद्ध भी होती है, कवि कल्पित भी होती है, वो मिश्र भी होती है। ठीक है, तो नायक हमारे 3 होते हैं। नायक हमारा दिव्य भी होता है, नायक हमारा मर्त्य यानी मनुष्य भी होता है, और नायक हमारा दिव्य अदिव्य दोनों भी हो सकते हैं भाई। तो ये भी हम इसमें 10 रूपक में पढ़ने वाले हैं। नायिका के बारे में भी हम ऐसा पढ़ेंगे, नायिका धूता है या कैसी है, वो गूढ़ा है, कौन सी नायिका है, उसके बारे में 10 रूपक में पढ़ेंगे आप। तो जब तक आपके नाटक आपके सामने पड़े हैं, किताब के अंदर हैं, तो भाई तब तक वो सिर्फ एक नाटक है, तब तक वो एक नाटक ही रहेगा। लेकिन जब आप उसका अभिनय करना स्टार्ट कर दोगे तो दोस्तों ध्यान रखिए, वो नाटक तो रहेगा, वो प्रकरण भी रहेगा, वो भाण भी रहेगा, लेकिन तब उसका एक नया रूप आपके सामने आएगा जिसको हम कहेंगे रूपक। तब वो रूपक है। एक्चुअल में वो नाटक है, वो रूपक के भेद हैं, लेकिन रूपकम तत्सम आरोपात, ये लाइन, ये पंक्ति आप 10 रूपक में पढ़ेंगे। तो सीधे से ये पंक्ति हमको क्या समझाती है कि जब तक नाटक नाटक पड़ा है, पड़ा रहने दो, लेकिन जब उसका अभिनय शुरू हो गया तब वो बन गया रूपक। इसीलिए कहते हैं 10 रूपकम, रूपकम तत्सम आरोपात। और रूपक जो है तो रूपक में रस आश्रय रहता है। आपको पता है, आपने नाटक पढ़ा होगा, कोई भी नाटक पढ़ा होगा, उत्तरामचरितम पढ़ा होगा, इसमें एक मुख्य रस रहेगा, बाकी सब रस भी रहते हैं, लेकिन वो रस होते हैं गौण रूप में रहते हैं। अभियान शाकुंतलम को आप उठा लीजिए, उसके अंदर जो श्रृंगार रस है वो है, लेकिन बाकी रस भी तो हैं उसमें, यानी वो गौण रूप में है। यानी एको रस स्थायी भवेत, एक रस जो मुख्य होना चाहिए, उसके बारे में हम 10 रूपक में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, लेकिन मैं सीधी सी बात आपको बस ये बताना चाहता था इसके अंदर कि सब कुछ जो आप देखते हो वो व्यर्थ नहीं है। हमें जो ये संवाद में लिखा होता है सब चीजें, ये व्यर्थ नहीं है। ये जो विशाख दत्त जी रहे हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस को रचा है, भवभूति जी रहे हैं जिन्होंने उत्तरामचरितम को रचा है, स्वप्न वासुदत्तम भास जी का है, कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो ऐसे बहुत सारे नाटक हैं। तो उन्होंने ये सब उनके अंदर प्रयोग किया है। उन्होंने अंकों के अंदर कथा को बांटा है, कहाँ पे प्रवेशक आएगा, कहाँ पे हमारा विष्कंभक आएगा, कहाँ पर संवाद बिल्कुल आत्मगत होंगे, कहाँ पर उनका पर्दे के पीछे से बोला जाएगा। ये सब उन्होंने 10 रूपक को समझा है पहले, फिर ही नाटक बनाए हैं भाई। बिना रूपक 10 रूपक को समझे कोई भी नाट्य रचना नहीं कर सकता। 10 रूपक को समझिए या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को समझिए, तो उन्होंने इस चीज को समझा होगा, तभी ये चीजें सामने आती हैं। इसलिए इस चीज को आप व्यर्थ ना समझें कि 10 रूपक में कुछ नहीं है। 10 रूपक को अगर आपने समझ लिया तो अब जब आप कभी नाटक पढ़ेंगे तो नाटक में आपके सामने जो चीजें आएंगी ना, वो एकदम से आपको क्लियर होंगी कि हाँ ये बात वहां पर कही थी। संधि कैसे बनती है, अर्थ प्रकृति और हमारी कार्य अवस्था को मिला के संधि बनती है। मुख संधि के 12 भेद हैं, प्रतिमुख के 13 भेद हैं, गर्भ के 12 भेद हैं, विमर्श के 13 भेद हैं, और लास्ट के हमारे 14 भेद हैं, उपसंहृति के जो हमारे होते हैं। ये सब कौन से भेद हैं, उनका वर्णन कैसे होगा, ये सब हम 10 रूपक में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। ये संख्या 900 के आसपास जाके अटक गई है भाई, इसको 1000 के पास तो पहुंचा दो, कम से कम मैं लाइव वीडियो तो दे दूंगा आपको। नहीं तो अब मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, उसके बाद ये डालनी पड़ती है।
नहीं तो फिर मैं लाइव सेशन लेकर भी आपको पढ़ा सकता हूँ। इसलिए प्लीज़ संख्या को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, इसको वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे इतना निवेदन तो मैं कर ही सकता हूँ भाई, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, ये बताइए कि अगला विषय दशरूपक पढ़ना है कि दशरूपक के बाद कोई और विषय पढ़ना है। जो कठिन विषय आपको लगे मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय को आपके सामने सरलता से पेश कर सकूं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।